हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो राजेंद्र एकेडमी में मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसके तहत मुगल काल चल रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है अकबर बादशाह के बारे में है। तो अकबर बादशाह के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे और आप लोग का समझ भी विकसित कराएंगे, कहानी के तौर पे बताएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये चैप्टर देखने से पहले, इसके पहले जो दो बादशाह आ चुके हैं उसके बारे में अभी आप लोग को जानकारी ले लेना चाहिए अच्छा से। जैसे इससे पहले आ चुके हैं बाबर, फिर अकबर के पापा मतलब उसके पिताजी हुमायूं। तो दोनों क्लास देख लीजिएगा तो ये क्लास और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अकबर बादशाह को। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक वीडियो को एक बार दो बार देखिए, जैसे कि आप लोग को और ज़्यादा आप लोग को समझ विकसित हो जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को ईजी हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, जो जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए, याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अकबर बादशाह के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल जान लीजिए, उसके बाद फिर वो कैसे कैसे अपने आप को लाता है सत्ता में, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, उसके पापा कौन थे, उसके अब्बा जान कौन थे, उसके पिताजी कौन थे, फिर उसकी वाइफ कौन थी। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन जगह पे हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो डेट कब है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्म हुआ था अकबर बादशाह को। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, सिंध के अमरकोट में राजा राणा बिरसाल के घर में। ठीक है, जो कि राजपूत राजा थे, तो उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पूरा नाम अकबर बादशाह का क्या नाम था, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, और ये जो अकबर बादशाह थे काफ़ी प्रतापी और काफ़ी मजबूत शासक थे। और इनका जो शासनकाल चला काफ़ी लंबा चला, मतलब 49 वर्ष तक इसका शासन चला, तो काफ़ी लंबा चला है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और इतना लंबा इसलिए चला कि काफ़ी अच्छा योग्य शासक थे, इसीलिए। देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं। क्या पिता का नाम क्या था, हुमायूं था, हुमायूं बादशाह। और इनकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। क्या माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, और इनका कहाँ पे राज्य अभिषेक हुआ था और कौन सा डेट को, इस चीज़ को जान लीजिए। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका राज्य अभिषेक हुआ था और पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पंजाब के कलानौर में। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कराया था इसका राज्याभिषेक, बैरम खां। उसका एक संरक्षक था, वही बैरम खां, जिसको कि बाद में अकबर इसको प्रधानमंत्री भी बनाता है, बैरम खां को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और अकबर का संरक्षक कौन नियुक्त किया था बैरम खां को, अकबर के पिताजी हुमायूं बादशाह। तब आगे देखते हैं, अकबर की पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम जो था, इनके 3 पत्नी का यहाँ पे जिक्र दिया गया है और ये हमको अच्छा से मिला, तो इस चीज़ को हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो 3 बेगम उनकी कौन कौन थी, या 3 पत्नी उनकी कौन कौन थी, देखते हैं क्रम वाइज, 1-1 करके, एक एक करके। पहली थी सलीमा बेगम। क्या थी, पहली थी सलीमा बेगम, जो कि बैरम खां की विधवा थी। ठीक है, बैरम खां का जब मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उनकी विधवा से अकबर शादी कर लेता है, सलीमा बेगम को। ठीक है, और सलीमा बेगम कौन रहती है, अकबर की चाचा की लड़की रहती है। कौन, अकबर की चाचा की लड़की रहती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर की जो पत्नी रहती है जोधाबाई, ये राजपूत रहती हैं। ठीक है, जोधाबाई का एक नाम हरखाबाई भी रहता है, हरखाबाई। दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, जोधाबाई भी या हरखाबाई, याद रखिए। ठीक है, और ये कहाँ की थी, आमेर या जयपुर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी। क्या, राजा भारमल की पुत्री थी। देखिए, जहाँ जहाँ टिक करे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राजा भारमल की पुत्री थी और ये राजपूत शासक था। तो और उसका
तीसरा नंबर की जो बेगम थी वो रुकैया बेगम थी, रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम जो थी वो अकबर की बचपन की साथी थी, बचपन की मित्रा थी या साथी थी, तो उसी से उसका विवाह हुआ था। और रुकैया बेगम जो थी वो चचेरी बहन थी। कौन थी? चचेरी बहन थी। किसकी? अकबर की। ठीक है, बात को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अकबर का कौन रहता है? बैरम खां। इस तो यहाँ पे जिक्र किए थे, बैरम खां। और इसको अकबर जो था प्यार से खान बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा से रखा था अकबर को, और इसी के संरक्षण में अकबर मजबूत बना। अगर बैरम खां नहीं रहते तो अकबर बादशाह स्थापित नहीं हो सकते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैरम खां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि अकबर का शिक्षा कितना कितना हुआ था, कितना पढ़ा हुआ था, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया था। तो अकबर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था, एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक था, एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक था। लेकिन 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 बहुत योग्य शासक था, बहुत योग्य शासक था और दूरदर्शी था। मतलब आज का बस नहीं, होने वाला कल और दूरदर्शी था। और साथ में एक वाद्य यंत्र बहुत अच्छा से बजाता था। वो वाद्य यंत्र का क्या नाम था? नगाड़ा। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नगाड़ा था। ठीक है, वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाता था। आगे देखते हैं। आगे अकबरनामा एक बुक है जिसको कौन लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल। और अकबरनामा क्या है? अकबर बादशाह का जीवनी के बारे में लिखा गया है। और साथ ही साथ यह मुगल इतिहास के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये क्वेश्चन VVI पॉइंट है, देख लीजिए, बहुत अच्छा से याद कर लिए। अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल। और इसमें अकबर का जीवनी के भी बारे में लिखा गया है और मुगल इतिहास के बारे में डिटेल से लिखा गया। ठीक है, अब अगला सितारा पॉइंट है, अकबर का प्रारंभिक जीवन और उसका राज्याभिषेक कैसा होता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज देखेंगे, एक बाई मतलब एक कर करके देखिए, 1 by 1। पहला पॉइंट है, हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद, जो अकबर के पापा थे, जो उसके अब्बा थे, वो शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद वो भारत देश से खदेड़ दिए गए थे। उन लोगों उसको उनको निकाल दिया गया था। कौन? शेरशाह सूरी निकाल दिया था। तो वही निर्वासित काल में, जब वो निर्वासित काल में था, तो वही समय 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ हुमायूं और उनकी हमीदा बेगम से एक बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चा का क्या नाम रहता है? अकबर। जान लीजिए, हुमायूं। और हुमायूं की वाइफ कौन रहती है? हमीदा बेगम। तो उन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है, अकबर। बात को समझिए। और कौन से राजा के यहाँ? राणा वीरसाल के यहाँ, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ राजपूत राजा रहते हैं। अब अगला पॉइंट, जब हुमायूं कंधार और काबुल पर अधिकार किया, हुमायूं जो था वो कंधार और काबुल पर अधिकार किया, उसी समय अकबर का नाम उसने क्या रख दिया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये भी VVI पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कब रखा था? जब कंधार और काबुल पे अधिकार कर लिया था हुमायूं, उसी समय रख दिया था अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अकबर को हुमायूं ने पहले गजनी का सूबेदार बनाया। अकबर को कहाँ का सबसे पहले सूबेदार बनाया जी? सूबेदार कहाँ का बनाया? वो है गजनी का। गजनी नाम सुनते हैं, गजनी मूवी याद आ जाता है। हीरो एकदम भूल जाता था, मतलब जो एक्टर था, एक्टर बोलिए, जो एक्टर था उसका याददाश्त शक्ति गुम हो जाता था। एक विलेन को मारते मारते भी गुम हो गया था। तो हमको तो काफ़ी भय लग रहा था, अब तो हीरो गया समझ रहे। और वही विलेन उसका मार के सर में यादाश्त गायब किया था। तो खतरनाक गजनी मूवी एक बार देखे थे छोटे टाइम में हम। तो आगे देखते हैं, अकबर को हुमायूं ने पहले कहाँ का सूबेदार बनाया? ये गजनी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर दिल्ली पर कब्जा करने के, जब वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, दिल्ली पे जब कब्जा कर लेता है हुमायूं, तब वो पंजाब का सूबेदार बना देता है। किसको? अकबर को। ठीक है,
तो अब आगे देखते हैं। और इस जो जो चीज़ बोल रहे हुमायूं का क्लास में आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा कि कैसे हुमायूं दिल्ली में कब्जा करता है। ठीक है, तो हुमायूं वाला क्लास में जाके इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब अगला पॉइंट क्या है, अपने सबसे विश्वास पात्र बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करता है ताकि उसका पुत्र को बढ़िया से देख रेख करे। बैरम खां बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति रहता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, वो भी हुमायूं का क्लास में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाता है तो दीनपनाह नामक नगर में, जो कि खुद हुमायूं बनाया था, वहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाया था जिसका नाम शेरमंडल नाम था। तो वही पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क के मृत्यु हो जाता है। किसका, हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसका तो मृत्यु हो गया, अब इसका खेला खत्म। तो अब अकबर आएगा। अकबर अब कैसे आता है, अपने आप को कैसे स्थापित करता है, उसी को अगला पॉइंट सब में देखिए। हुमायूं का असामयिक मृत्यु मतलब बेटाइम का मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट से। तो इसका समाचार जब बैरम खां को मिलता है, उसका विश्वास पात्र सेनापति टाइप का ही था ये, तो उसको जब मिलता है तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर में अकबर को वो क्या कर देता है, राज्याभिषेक करवा देता है। अकबर का राज्याभिषेक करवा देता है। और कहाँ पे करवाता है, उस जगह तो सिंहासन नहीं था, इसीलिए वो ईटा का सिंहासन बनाता है और उसी में बैठा के अकबर का राज्याभिषेक करवा देता है। और उसमें अकबर का जो आयु था, याद रख लीजिए, 13 से 14 वर्ष था। 13 से 14 वर्ष था ये, लगभग 7 क्लास का बच्चा लोग का उतना उम्र का था ये। ठीक है, मेरे घर में अभी एक बच्चा है 7 क्लास में, बहुत अच्छा बच्चा है, प्रिंस नाम है इसका। अब आगे देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके तुरंत बाद दिल्ली और आगरा में सूरवंश का शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया। देखिए इसके बारे में भी हम हेमू द किंग करके मेरा क्लास हम जारी किए हैं, तो उसमें आप लोग को डिटेल में जानकारी मिल जाएगा कि कैसे एक अंतिम हिंदू शासक आके दिल्ली में अपने को स्थापित करता है और अपने आप को राज्याभिषेक भी करवाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, हेमू द किंग करके क्लास मिलेगा मेरा एकेडमी में। चलिए अब आगे देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। और कौन लड़ रहा है, इसको अकबर बादशाह लड़ रहा है। लेकिन ये दूसरा नंबर का पानीपत युद्ध है। तो पहला पानीपत युद्ध कौन लड़ा था, ये भी तो आ सकता है जेहन में या माइंड में, तो बता देते। पानीपत का पहला युद्ध कौन लड़ा था, बाबर बादशाह और इब्राहिम लोदी लड़ा था। ठीक है, मतलब अकबर के दादाजी थे बाबर, तो कौन ईस्वी में लड़ा था ये भी तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत में ही पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रख लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर का जीत हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया। अब उसी का पोता जो अकबर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहा है अकबर। ठीक है, किसके बीच में लड़ रहा है उसी का डिटेल में जानकारी है। चलिए पढ़ते हैं। तो अकबर और बैरम खां की सेना एक तरफ, और दूसरी तरफ का सेना कौन था, हेमू की सेना थी। ठीक है, उन लोग के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, हेमू की सेना ना काफ़ी विशाल थी, बहुत बड़ा सेना था हेमू का, और मुगल लोग का सेना छोटा था। लेकिन क्या होता है, अब आगे देखते हैं। अकबर और बैरम खां युद्ध मैदान जहाँ युद्ध हो रहा वहाँ से दूर से रह के कंट्रोल कर रहा था। अपना योग्य सेनापति लोग को दे दिया था पूरा कंट्रोल, और वो दूर से रह के ही संचालन कर रहा था युद्ध का। कौन, अकबर और बैरम खां। लेकिन हेमू जो था वो स्वयं युद्ध में उतर जाता है। लेकिन क्या गलती करता है, वो बिना हेलमेट पहने और बिना
या फिर बिना टोपा पहने, युद्ध का टोपा पहने ही युद्ध में उतरता है, वो भी कहाँ में, हाथी में सवार होके। हाथी अपने एक ऊंचा सा रहता है, उसमें एक होदा रहता है, उसी में खड़ा होके वो युद्ध करता, हौसला अफजाई करता, चलो लड़ो मेरे वीरों, लड़ो लड़ो, हराओ मुगलों को, हराओ, पीछे नहीं हटना है, ऐसे ऐसे। और इधर में अकबर का जो सेना में थे बहुत धुरंधर धनुषधारी लोग था, पूरा तीर चलाता, पूरा तीर चलाता, वर्षा कर देता है पूरा। तो उसी में से एक तीर उड़ता हुआ जाके हेमू का आई में घुस जाता है, एक आंख में घुस जाता, आंख को फोड़ते हुए आई का सॉकेट में घुस जाता है, धस जाता है। बात को समझ रहे हैं? अपना सेना का तो मनोबल बढ़ा रहा था, लेकिन इसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा, युद्ध भी हार जाता है इसी कारण। तो आगे देखते हैं वीवीआई पॉइंट में। हेमू मुगलों पर जीत के काफ़ी करीब था, बहुत ही धुरंधर शासक था हेमू, पूरा पूरा हरा दे रहा था मार काट कर करके मुगल सेना लोग को। लेकिन वही समय एक उड़ता हुआ तीर आके हेमू की आंख में लग जाता है और आंख के सॉकेट में जाके धंस जाता है। बात को समझे? अब आगे क्या होता है, हेमू हाथी की पीठ पे बने हौज पे बेहोश होकर गिर जाता है और हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ऐसा पहले का नियम था कि अगर राजा मारा जाता है तो उसका सेना में भगदड़ मच के लोग भागने लग जाता था, सोच लेता था कि युद्ध हम लोग हार गए, इस टाइप का। और इससे क्या होता है कि उसका सेना में भगदड़ मच जाता है और इस तरह से अकबर युद्ध को जीत लेता है, हारते हारते युद्ध को जीत लेता है। अगर ये युद्ध हार जाता ना अकबर, तो कभी भी मुगल सत्ता फिर से स्थापित नहीं हो सकता था। तो हम लोग का देश का इतिहास ही कुछ और रहता, मुगल वंश समाप्त हो जाता है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्यों, क्योंकि हेमू अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब आगे देखते हैं। घायल हेमू को पकड़कर अकबर और बैरम खां के पास लिया गया, ठीक है, जहाँ पे बैरम खां ने अब ले गया तो बैरम खां बोलता है अकबर को कि इसका आप हत्या कर दीजिए, लेकिन अकबर अपने छोटा सा बच्चा रहता है 14 साल का, तो वो मना कर देता है। तो बैरम खां खुद अपना तलवार निकालता है, हेमू का सर धड़ से अलग कर देता है। तो इसको भी हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं हेमू किंग वाला क्लास में, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला सितारा पॉइंट क्या होता है, बैरम खां का संरक्षण काल। जब हेमू मारा गया तब तो अकबर छोटा ही रहता 14 साल का, तो उसका संरक्षण काल में कितना दिन तक वो बादशाह रहता, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल है। 1556 से 1560 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है संरक्षण में अकबर, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में करते हैं। अगर बैरम खां नहीं रहता तो अकबर बादशाह इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक बनता ही नहीं। इतने शक्तिशाली शासक है अकबर कि पूरा इतिहास में वो आइडियल है और प्रेरणा के स्रोत हैं, हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है अकबर। अब आगे देखते हैं। हुमायूं ने जब अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था उसी समय उसने अपने सबसे वफादार बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। तो आप लोग को बता दिए थे, वीवीआई पॉइंट है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बैरम खां जो था वो सिया संप्रदाय का था और कहाँ का था, वो फारस का था। इसको भी बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगला पॉइंट है 1556 ईस्वी में जब अकबर शासक नियुक्त हुआ तो वो समय अकबर कितना था, 14 ही साल का, बहुत छोटा सा शासक था। अरे इसको तो क्या बोलिएगा, संयोग बस इसको बनना पड़ा, उसका पापा ही मर गए, उसका अब्बा ही मर गए हुमायूं, तो क्या करेगा, अपने को मतलब उसको बैठाना पड़ा सिंहासन में, बैरम खां बैठाया उसको। अब आगे देखते हैं। अतः 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक बैरम खां का शासन संबंधी महत्वपूर्ण योगदान और मार्गदर्शन के लिए इस काल को क्या कहा जाता है, बैरम खां का संरक्षण काल, 1556 से 1560 ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने कहाँ कहाँ का युद्ध जीता और उस जगह का क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया, तो पानीपत का युद्ध जीता जी, ग्वालियर का जीता, जौनपुर का जीता, चुनार का जीता। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट वॉर जीता हुआ है अकबर, युद्ध जीता हुआ है। अब अगला देखते हैं। बैरम खां की ईमानदारी के कारण अकबर उसको खाने खाना का उपाधि दे दिया, ठीक है, और बहुत ऊंचा पोस्ट होता है खाने खाना को उपाधि। अब आगे देखते हैं, एक तरह का सम्मान रहता है वो। अब आगे देखते हैं। बैरम खां का प्रभाव दरबार में बहुत ज़्यादा हो गया था, काहे कि वो प्रधानमंत्री बन गया था,
जिसके कारण राज दरबार के अंदर उसके अनेक विरोधी बन गए। खास करके तो हरम दल या पेटीकोट शासन की जो महिलाएं थी वो लोग तो ज़्यादा जलने लगी। ऐसे भी बोला जाता है कि महिला लोग बहुत ज़्यादा जलती है, ऐसा बोला जाता है, आपका पता सही है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा जलने लगी यहाँ पे महिला लोग, ऐसा बोला जाता है, हम कोई फिक्स नहीं बोल रहे, ठीक है, ऐसा सुनने में आता है समाज में। तो काफ़ी ज़्यादा जलने लगी महिलाएं लोग। और अकबर की जो धाई माँ थी महम अनगा, वो ना भड़काने लगी अकबर को कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये तुमको हटा के खुद ही बादशाह बन जाएगा, ऐसे ऐसे कानाफूसी करने लगी। तो अकबर भी उसका बात में आ जाता है, क्योंकि अपने वो बच्चा था। अब आगे देखते हैं। बैरम खां एक तो सिया समुदाय का भी था, और मुग़ल बादशाह लोग सुन्नी थे। देखिए, सुन्नी थे मुग़ल बादशाह लोग, बैरम खां शिया था। तो शिया सुन्नी में टकराव काफ़ी ज़्यादा होता है, वो लोग एक दूसरे को नहीं पसंद करता है। तो शिया सुन्नी के बारे में भी हम एक क्लास बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए हैं राजेंद्र एकेडमी में पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ साथ शिया सुन्नी के बारे में भी बहुत अच्छा से बताए हैं। तो जाके मेरा वो वीडियो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण भी थे शिया सुन्नी का, जिसके चलते एक तरह का बैरम खां के प्रति सबका मन में विरोध की भावना पैदा होने लगा। बात को समझे। एक बार हम अभी हाल ही फिलहाल में एक जैकेट अपना जैकेट सिलाने गए थे। तो हम वहाँ का मुसलमान से पूछे कि शिया सुन्नी के बारे में कुछ बताइए भाई साहब। तो वो लोग बोला कि शिया लोग को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मतलब वो लोग पे आपसी थोड़ा सा मतभेद ही रहता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, और ऐसा क्यों है अब वही लोग जाने, वो समाज का बात है। अब आगे देखते हैं। लेकिन हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते, शिया से साथ भी चाहे सुन्नी के साथ भी। अब आगे देखते हैं। अकबर बादशाह अब 18 वर्ष का हो गया था, 18 वर्ष का हो गया था 1560 आसपास में। तो अब क्या बोलता है, अब वो मतलब वो क्या सोच रहा है कि अब हम खुद ही राज्य का शासन को पूर्णतः अपने हाथ में ले लेंगे और हम ही शासन चलाएंगे, ऐसा वो सोचने लग जाता है। एक तो उसकी धायमा लोग भी भड़काने लग गई थी। तब आगे अगला पॉइंट क्या है, बैरम खां और अकबर का ना विचार भी आपस में नहीं मिल रहा, बल्कि विरोध एक दूसरे का हो रहा था। अकबर बोल कुछ रहा था कि ऐसा वैसा करिए, ऐसा करिए खान बाबा, लेकिन बैरम खां कुछ उल्टा ही कर रहा था। बात को समझे। अकबर कुछ कहता कुछ था, बैरम खां कुछ औरे कर रहा था। तो ये पॉइंट वही को बता रहा है। अब अगला पॉइंट देखें। बैरम खां एक अभियान में गया था, कहीं जीतने उतने गया होगा कोई राज्य को। तो वही समय अकबर न संदेश पहुंचवाता है कि आप ना खान बाबा डायरेक्ट चले जाइए मक्का और वापस दरबार में मत आइए, मैं अकेले राजकाज संभाल लूँगा, प्रशासन और शासन में चला लूँगा, ऐसा बोलता है। तो बैरम खां जो था वो मान भी जाता और मक्का जाने लगता। तभी रास्ते में मुगल सेना बैरम खां पे हमला कर देता है। अब हमको यहाँ पे समझ में नहीं आता कि बैरम खां जब मक्का जा ही रहा है तो मुगल सेना क्यों हमला कर देता है। तो मुगल सेना जब हमला कर देता है तो बैरम खां भी वॉर में युद्ध में उतर जाता है और युद्ध करने लग जाता है। लेकिन बैरम खां और मुगल सेना के बीच में युद्ध होता है, लेकिन बैरम खां हार जाता है। तो ये जहाँ पे युद्ध हुआ था उसका पूछा जाता है कौन जगह पे युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा नाम के जगह पे युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरम खां का ये अंतिम युद्ध है। तो यहाँ पे हार जाता है बैरम खां और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब अकबर क्या करता है, देखिए बीबीआई पॉइंट में तिलवाड़ा जगह युद्ध किया था, ठीक है। अगला पॉइंट में देखते हैं कि अकबर बैरम खां से तो काफ़ी लगाव रहता था, बचपन से उसको पाला था, बात को समझे, और उसको प्यार से खान बाबा भी कहता था बैरम खां को। तो इसीलिए उसने 3 विकल्प दिया, 3 ऑप्शन दिया कि क्या क्या विकल्प दे रहा है, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। पहला विकल्प देता है कि आप किसी राज्य का ना सूबेदार बन जाइए खान बाबा, पहला ऑप्शन ये है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है ना खान बाबा कि आप हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, ऐसा बोलता है, ठीक है। या फिर बोलता है खान बाबा आप डायरेक्ट मक्का की तीर्थ यात्रा में चले जाइए। ये 3 ऑप्शन है, आप इसको स्वीकार करिए तभी जाके कुछ हो सकता है। तो खान बाबा जो थे बैरम खां वो अपने प्रधानमंत्री पोस्ट में रहा था, काफ़ी इज्जतदार और उच्च पोस्ट में। तो
उच्च पद में, तो वो ये सब ऑप्शन सब में जैसे ये छोटा छोटा 2 पोस्ट था तो उसको वो पसंद नहीं करता। जैसे कि सुरक्षा सलाहकार का, ये भी काफ़ी बड़ा ही पोस्ट होता है। जैसे हमारे देश का सुरक्षा सलाहकार कौन है, आप लोग तो जाने रहेंगे, हमको लगता है हाँ वही है, अजीत डोभाल सर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वो ये तीनों ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करता है, मक्का की तीर्थ यात्रा जाने का वो ऑप्शन चूज करता है। तो अब देखिए बैरम खां, अगला पॉइंट देखिए, बैरम खां प्रधानमंत्री या वजीर रह चुका था, अतः वह छोटे पद स्वीकार नहीं किया, और तीसरा ऑप्शन मक्का जाने का निर्णय लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1161 ईस्वी में मक्का जाते वक्त बैरम खां में मुबारक खां ने पाटन या गुजरात नाम का मतलब पाटन या मतलब मुबारक खां ने पाटन स्थान में, जो कि गुजरात में पड़ता है, हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। बताइए, बदला लेता है ये मुबारक खां। अब मुबारक खां कौन रहता है उस चीज़ को देख लेते हैं। ये एक पॉइंट और देखिए, पाटन गुजरात क्षेत्र में, ठीक है, वहीं पे हमला करता है और हत्या कर देता है बैरम खां को। अब अगला देखते हैं, मुबारक खान कौन रहता है। मुबारक खां एक अफगान मुसलमान रहता है। मुबारक खां अफगान मुसलमान रहता है, जिसके पिता की हत्या बैरम खां ने ही की थी। बैरम खां ने की थी, और कहाँ पे की थी, मच्छीवाड़ा का एक युद्ध हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो वहीं पे उसका मतलब बैरम खां जो था मुबारक खां का पिताजी का हत्या किया था। ठीक है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में। तो इसीलिए मुबारक खां बदला लेता है बैरम खां से, उसका हत्या करके। तो ये बदला वाला चीज़ बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, एक बार बख्तियार खिलजी को भी आप लोगों को पढ़ाए थे, जब वो नदी में डूबते डूबते भाग के बीमार पड़ के सो गया, तो उसी का सेनापति किसी खुन्नस को लेके बदला लेने के लिए उसका सीने में तलवार भोग देता है। तो बदला वाला चीज़, दो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। बख्तियार खिलजी वाला भी पढ़ लिया हम लोग, और यहाँ पे मुबारक खां भी बदला लेता है बैरम खां से। तो बदला बहुत ख़राब चीज़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए समाज में। अब आगे देखते हैं। अकबर ने, मतलब एक पॉइंट बोलेंगे, किसी का भी दिल आप लोग मत दुखाइए, कोई भी, कहीं कि किसी का दिल दुखाने से इसका अंजाम बहुत ही ख़राब होता है। इस चीज़ को तो आप लोग देख ही रहे हैं इतिहास में, और इतिहास से हम लोग सीखते भी बहुत कुछ है। अपने आप को पोलाइट रखिए और मेहनती रहिए, देश के प्रति अपना योगदान दीजिए, गलत काम मत करिए, सिर्फ पॉजिटिव काम करिए देश के विकास के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने बैरम खां की विधवा बैरम खां तो मर जाता, तो उसके विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है। ठीक है, निकाह कर लेता, और जो सलीमा बेगम थी वो चाचा की लड़की थी वो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सलीमा बेगम की एक पुत्र भी रहता है, बैरम खां और सलीमा बेगम की एक पुत्र भी रहता है, जिसका नाम अब्दुल रहीम रहता है। तो उसको भी गोद ले लेता है अकबर, और उसको गोद लेने के बाद उसको अच्छा से पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा वेल एडुकेटेड बॉय बनाया, पूरा एकदम शिक्षित बॉय बना रहा है। और आगे चल कर के इसका नाम खाने खाना रख देता है। क्या, खाने खाना की उपाधि प्रदान, जो उसके अब्बा जान का उपाधि रहता है बैरम खां का, वही उपाधि इसको भी दे देते हैं, खाने खाना। और खाने खाना जो था आगे चल के अकबर का शासन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि अकबर का 9 रत्न रहता है, तो उसमें एक रत्न ये भी रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, पेटीकोट शासन, जो महिला लोग शासन चला रही थी ना, उस चीज़ को भी अगला सितारा पॉइंट में पढ़ाएंगे। पेटीकोट शासन को बोलते पर्दा शासन भी बोलते हैं, इसको हरम दल भी बोलते हैं। और ये कब से कब तक चला था, 1560 से लेके 1564 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें मुख्यतः अकबर के रिश्तेदार और विश्वास पात्र लोग थे। उसकी चाची लोग ही थी, उसकी अम्मी लोग थी, उसका चचेरा भाई लोग था। तब आगे देखते हैं। इसमें महम अनगा जो उसकी धाई माँ थी, और कौन कौन था, और धाई माँ का पुत्र अधम खां था, और महम अनगा की पुत्री जीजा अनगा थी, और अकबर की अम्मा, अपनी अम्मा जो अपनी माँ थी, हमीदा बानो बेगम भी थी। तो इन लोग का सम्मिलित प्रभाव अकबर में पड़ रहा था, और अकबर यही लोग के कहे अनुसार राज प्रशासन चला रहा था। एक तरह की औरत लोग ही शासन चला रही थी, तो इसीलिए इसको पेटीकोट शासन बोला जाता है या पर्दा शासन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट बोलते हैं।
अगला पॉइंट आप लोग पढ़ाते हैं। 1561 से 62 ईस्वी में अधम खां जो था उसका चचेरा भाई, वो मालवा पे आक्रमण कर देता है और वहाँ से अपार धन सब लूट लेता है। धन लूट लेता है, लेकिन गलती क्या करता है कि वो धन लूट लेता है और धन को ना जाके जमा नहीं करता है, जमा नहीं करता है राज्य के खजाने में, तो और उसको अपने पास ही खुद रख लेता है, वहाँ जमा नहीं करता और अपने पास रख लेता है। अब आगे क्या होगा, इसका तो दुष्परिणाम होगा। अब आगे देखते हैं। अकबर इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चेतावनी देता है कि जो भी धन लूटा है उसको राज्य के खजाने में जमा कर दो भाई, जमा कर दो, आदम खां जमा कर दो, ऐसा बोलता है। लेकिन आदम खां थोड़ा सा घटिया ही किस्म का आदमी रहता है, वो खुद ही बादशाह बनना चाहता है। और इसको कौन ऐसा उकसा रही थी, उसी की माँ महम अनगा और अदम खां एक तरह का षड्यंत्र रच रहा था। तो अदम खां क्या एक्शन लेता है, बादशाह अकबर का हत्या कराने का कोशिश करने लग जाता है अदम खां। बात को समझ रहे हैं, अदम खां। अब अकबर बादशाह तो अपने पावर में रहता है, जब उसको पता चलता है तो अकबर ना बहुत नाराज हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है और अदम खां का हत्या करवा देता है, आज्ञा देके हत्या करवा देता है अदम खां का। कब, 1562 ईस्वी को। याद रखिए 1562 ईस्वी को अदम खां खत्म, उसका खेला खत्म। तो अब जैसे ही अदम खां मर जाता है तो उसकी जो अम्मा रहती है महामनगा और अकबर की जो धाई माँ रहती है महामनगा, वो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, क्योंकि अदम खां का मृत्यु हो गया था, उसका अपना पुत्र था, तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। और वही सदमा के कारण, दुख के कारण 1562 ईस्वी में उसका भी प्राण पखेरु उड़ जाता है। गलत काम कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, जिसके कारण ऐसा हुआ। अब आगे देखिए। अब एक बात बोलेंगे, जो योग्य रहेगा वही ना बादशाह बनेगा। हर कोई बादशाह बनने का कोशिश करेगा तो कैसे होगा। बादशाह बनने के लिए बहुत क्वालिटी चाहिए, और कोई भी अगर बादशाह नियुक्त भी हो जाता है तो जरूरी थोड़ी है कि वो सफल ही हो जाएगा। बहुत कोई तो अयोग्य भी रहते हैं। आदिल शाह सबको पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग, कितना अयोग्य शासक था, लेकिन बादशाह बहुत योग्य था, उसमें सारा क्वालिटी था। अब आगे देखते हैं। 1564 ईस्वी में पर्दा शासन से अकबर बिल्कुल मुक्त हो गया, क्या कि ये लोग को समाप्त कर दिया, तो एक तरह से। और अगला पॉइंट VVI क्या है, मालवा और गोंडवाना क्षेत्र को जीत लिया गया था पेटीकोट शासन के अंतर्गत। कौन कौन सा क्षेत्र को जीत लिया गया था, मालवा और गोंडवाना क्षेत्र को जीत लिया गया था पेटीकोट शासन के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर बादशाह का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी, बी है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, सी है 17 अक्टूबर 1542 ईस्वी, ठीक है, 18 मतलब डी है 18 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अपना ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, काउंट करें 5, 1 2 3 4 5। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है बी है। क्या है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकबर बादशाह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ठीक है, ए है कंधार में, बी है काबुल में, सी है पंजाब में, डी है पेशावर में। तो चलिए आप लोग अपना ऑप्शन चूज करिए और हम बताते हैं। 1 2 3 4 5। तो अब उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है पंजाब। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हुमायूं बादशाह ने अपने पुत्र अकबर को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए, ए है गजनी, बी है पंजाब, सी है कंधार, डी है काबुल। चलिए 5 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए हम बता देते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका आंसर है गजनी, इसको तो बताए थे। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जोधाबाई
या हरखाबाई किस हिंदू शासक की पुत्री थी? इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। ए है राणा वीरसाल की पुत्री, बी है राणा अमर सिंह की पुत्री, सी है राजा रतन सिंह की पुत्री, डी है राजा भारमाल की पुत्री। ठीक है, चलिए अपना ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करिए। हम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है राजा भारमल की पुत्री। ठीक है, अब 5वां नंबर का क्वेश्चन है, अकबर बादशाह के संरक्षक और प्रधानमंत्री बैरम खां की हत्या किसने की थी? ए है मुबारक खां, बी है शेर खां, सी है बाग खां, डी है जलालुद्दीन खां। चलिए अपना ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करिए। चलिए हम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए हम बताते हैं, ए मुबारक खां। कौन? मुबारक खां। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, 1561 से 62 ईस्वी में आदम खां ने कहाँ आक्रमण किया था और अपार धन लूटा और अपने पास ही रख लिया? इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से बताए थे। ऑप्शन ए है मालवा, बी है गुडवाना, सी है ग्वालियर, डी है बंगाल। चलिए आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है जी, चलिए हम इसको बता देते हैं। इसका आंसर ए है मालवा। ठीक है, देखिए अकबर लगभग पूरी तरह से 49 साल तक काम किए थे, तो इससे उनका जो प्रशासन जो है, ये उनका राज्यकाल इतना लंबा था, तो इसीलिए उनका इतिहास थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। अगर इसी में सबको समाहित कर देते तो एक तरह का बोरिंग क्लास हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता, और हम लोग को हर पॉइंट को पकड़ना है। तो इसीलिए हम अभी अकबर बादशाह का जो भी क्लास आएगा, 1 या 2 और भाग में आ सकता है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर कराने का हम कोशिश करेंगे। और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अपने प्यारे भाई का सपोर्ट आप लोग करते रहिए, बनाए रखिए। ठीक है, आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ यू। ठीक ठीक है भाई लोग, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।